वेलकम एवरीवन। मैं कल्याणी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कॉमर्स लर्नर्स में। हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए 12th बिजनेस मैनेजमेंट की क्लासेस। इस डेली क्लासेस में आपको हर चैप्टर हर टॉपिक पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो अपडेट्स मिल जाए। वीडियोस लाइक ज़रूर करना, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वेलकम एवरीवन। हम लोग बीएम का फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे, प्रबंध, परिचय, प्रकृति, महत्व एवं क्षेत्र। इसमें से हम लोगों ने उसके महत्व समझ लिए, विशेषताएं समझ ली हैं, उसका परिचय हमने ले लिया है। हम लोग प्रकृति में थे, प्रकृति के हमने 3 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। ये चैप्टर मैंने पहले ही बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमने बहुविधा प्रबंध, विज्ञान एवं कला एवं प्रबंध एक पेशे के रूप में देख लिया था। अब हम देखेंगे प्रबंध की सार्वभौमिकता। प्रबंध की सार्वभौमिकता को देखने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि सार्वभौमिकता का अर्थ क्या होता है। सार्वभौमिकता का अर्थ होता है किसी भी ज्ञान का सर्वत्र जगह यानी सभी जगह पर एक समान रूप से लागू होना। यानी जब कोई नियम या सिद्धांत सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू हो रहे हो, विभिन्न जगहों पर समान रूप से लागू हो रहे हो, तो हम कहेंगे कि ये उन सिद्धांतों की सार्वभौमिकता है, यानी सभी जगह व्याप्त है। किंतु प्रबंध की सार्वभौमिकता को लेकर सभी लोग एक मत नहीं है। जैसा कि हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर का मानना था कि प्रबंध सभी जगह सभी चरणों में समान रूप से लागू होता है। सभी लोग एक जैसा कार्य करते हैं, चाहे वो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, किसी क्लब में, किसी छोटे बड़े निजी या सरकारी संस्था में कार्यरत हो। सभी प्रबंधक समान रूप से कार्य करते हैं, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो या फॉरमैन हो। सभी के द्वारा समान रूप से प्रबंध किए कार्य किए जाते हैं, ये मानना था हेनरी फेल और टेलर का। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन आया, जैसे जैसे दशक बदले, हम लोगों ने देखा कि सभी जगह समान रूप से समान सिद्धांत लागू नहीं होते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग होने लगते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक विकसित राष्ट्र और एक विकासशील राष्ट्र के प्रबंधन में बहुत फर्क होगा। एक 1000 लोगों से ऊपर की संस्था और एक 100 लोगों के अंदर की संस्था में के मैनेजमेंट में बहुत फ़र्क होगा। एक धार्मिक संस्था और एक राजनीतिक संस्था एक जैसा प्रबंधन नहीं कर सकती। हाँ, सभी प्रबंधन कर रहे हैं, ये तो सार्वभौमिक है। प्रबंधन सार्वभौमिक है, ये हम मानते हैं कि हर जगह मैनेजमेंट सबको करना पड़ता है। हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी करते हैं। हमने हमारे परिवार में, हमारे घर में भी प्रबंधन करते देखा है, अपने आस-पास भी करते देखा है। बल्कि सभी जगह हमने प्रबंधन देखा है, लेकिन प्रबंध करने का तरीका, सिद्धांत, नियम, ये अलग-अलग हो सकते हैं। तो अब इनके बारे में हम जानेंगे विस्तार से। प्रबंध की सार्वभौमिकता को लेकर कई विद्वानों ने उसके पक्ष में तर्क दिए हैं और कईयों ने विपक्ष में। तो पहले हम देखते हैं कि सार्वभौमिकता के पक्ष में कौन-कौन से तर्क दिए गए हैं। प्रोफेसर थियो हेमन ने कहा है कि प्रबंध के सिद्धांत लागू किए जा सकते हैं। इसके पक्ष में निम्न तर्क दिए गए हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि प्रबंध की प्रक्रिया, जैसे कि नियोजन, संगठन, सेवी वर्गीय क्रियाएं, निर्देशन और नियंत्रण, ये सभी तरीके के संगठन, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सभी देशों में, चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो, सभी में समान रूप से पाई जाती है। थियो हेमन का समर्थन करते हुए टेरी ने भी लिखा है कि वास्तव में उपक्रमों में प्रबंध की सर्वव्यापकता देखी गई है, यानी कि सभी व्यापारिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संगठनों में प्रबंध के सभी कार्य सभी को करने होते हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे वो हमारा जीवन हो, हमारा घर क्यों ना हो, यहाँ पे भी हमें प्रबंधन करके चलना पड़ता है। और इसका समर्थन करते हुए प्रोफेसर अब्बास ने भी कहा है कि उद्देश्यों की भिन्नता के बावजूद सभी संगठित संस्थाओं में प्रबंध प्रक्रियाएं समान रहती हैं, चाहे वो कारखाने हो, बैंक हो, फुटकर संस्थाएं हो, सैनिक संगठन हो, चर्च हो, विद्यालय हो, अस्पताल हो, सभी में समान रूप से की जाती हैं। इनका कहने का मतलब है कि चाहे वो कोई सा भी संगठन हो, चाहे वो कोई सा भी उपक्रम हो, मैनेजमेंट सबको करना है, प्लानिंग सबको करनी पड़ती है, उन्हें अपने कर्मचारियों को निर्देशित भी करना पड़ता है, उन्हें संगठन भी करना पड़ता है, संसाधनों का संगठन, मानवीय संसाधनों का संगठन करना पड़ता है और कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण तो सबको करना पड़ता है। तो उनका कहना है कि फिर तो ये माना जा सकता है कि प्रबंध सार्वभौमिक है, या ये माना जाए कि प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। दूसरा तर्क थियो हेमन ने दिया था कि प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, यद्यपि इन सिद्धांतों का प्रयोग करते समय देश या संगठन या विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर बात वही आ गई कि फिर सार्वभौमिकता रही कहाँ। सभी सिद्धांत सभी जगह सार्वभौमिक रूप से यानी कि समान रूप से तो लागू नहीं हुए।
यहाँ पे ध्यान रखना पड़ा परिस्थितियों का, वहाँ की जो भी परिस्थितियाँ हैं किसी भी देश की या किसी भी संगठन की, वो अलग-अलग होंगी, तो फिर सिद्धांतों को समान रूप से लागू तो नहीं किया जाएगा। एक विकसित देश में जिस तरीके से मैनेजमेंट किया जा रहा है, एक विकासशील देश तो नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है, लेकिन हाँ, ये कथन उनका ठीक था कि प्रबंध सार्वभौमिक है, मैनेजमेंट तो उनको भी करके चलना है जो विकसित हैं। जो पूर्ण रूप से विकसित हैं, वो भी खुद को बिना मैनेजमेंट के हमेशा विकसित करके नहीं रख सकते, इसलिए उनको भी मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा और विकासशील देश को भी विकसित देश की श्रेणी में आने के लिए मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। तो प्रबंध सार्वभौमिक है, लेकिन प्रबंध के सिद्धांत समान रूप से सभी जगह लागू नहीं होते, सबको अलग-अलग तरीके से मैनेजमेंट करना पड़ता है। अब हम देखेंगे प्रबंध की सार्वभौमिकता के विपक्ष में किस-किस ने तर्क दिए हैं और क्या तर्क दिए हैं। सबसे पहले तो स्टीफन रॉबिन्स के अनुसार प्रबंध के 5 दर्जन से भी अधिक सिद्धांत उन्होंने कहे हैं कि जब प्रबंध के सिद्धांत 5 दर्जन से भी अधिक हैं, तो सभी जगह समान रूप से लागू नहीं होंगे। कोई किसी सिद्धांत को फॉलो करेगा, कोई किसी सिद्धांत को। यद्यपि इनमें से अधिकांश परिस्थितियों के अनुरूप लागू होते हैं, किंतु उनको सार्वभौमिक तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सार्वभौमिकता के परीक्षण में यह खरे नहीं उतरेंगे। सार्वभौमिक का मतलब ही क्या है? सार्वभौमिक का मतलब है सभी जगह समान लागू होना। 5 दर्जन से भी ज़्यादा सिद्धांत हैं, तो सभी देश या सभी संगठन उनमें से समान रूप से सिद्धांतों को तो अपनाने से रहे। वो समान सिद्धांत तो नहीं अपना रहे, वो अपनी परिस्थितियों के अनुरूप सिद्धांतों को देख रहे हैं, अपने देश की परिस्थितियों के अनुरूप सिद्धांतों को लागू कर रहे हैं, तो फिर सार्वभौमिकता रही नहीं। स्टीफन रॉबिन्स की इन बातों को समर्थन मिला था विभिन्न शोधों के रिजल्ट से। विभिन्न शोधों में भी इस बात की पुष्टि हुई थी कि अमेरिका में प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांतों को विश्व के सभी देशों में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। हॉलैंड के एक शोधकर्ता गिर हॉफस्टेड ने 1980 के दशक में 40 देशों की प्रबंध प्रणालियों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला था कि मानवीय विशेषताएं विभिन्न देशों में अलग अलग हैं, इसलिए अमेरिकी प्रबंध सिद्धांतों को सर्वत्र रूप से लागू नहीं किया जा सकता। केवल यही नहीं, बल्कि किसी एक प्रबंध सिद्धांत को ही देश में 2 अलग अलग तरीके के उपक्रमों में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जितना उसका आकार बड़ा होगा या परिस्थितियां अलग होंगी। अब एक ऐसा क्षेत्र है जैसे कि अपना राजस्थान, जहाँ पे पानी की कमी है, और एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे नदियों का भंडार है, उसके मैनेजमेंट और अपने मैनेजमेंट में कितना फर्क आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां अलग अलग हैं, तो सभी सिद्धांत समान रूप से लागू नहीं हो सकते। जो वहाँ पे लागू हो रहे हैं वो यहाँ पे लागू नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे कमी है और वहाँ पे अधिकता है। इसके अलावा अमेरिका एक मजबूत अर्थव्यवस्था है और भारत एक विकासशील, जो मजबूती की ओर बढ़ रही है। अब एक विकसित अर्थव्यवस्था अपने सैन्य बल को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देगी। क्यों? ताकि उसके संकटों को कम से कम किया जा सके, क्योंकि वो तो पहले से ही विकसित है। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता, उसको तो चारों तरफ देखना होगा, क्योंकि उसे अपनी सैन्य सुरक्षा भी निश्चित करनी है और अपनी अर्थव्यवस्था को भी बनाए चलना है और अपने आंतरिक संगठनों को भी मजबूती प्रदान करनी है। तो इस तरीके से दोनों का मैनेजमेंट एक जैसा कैसे हो जाएगा? एक जैसा दोनों का मैनेजमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम विकासशील हैं और वो संपूर्ण विकसित हैं। के अतिरिक्त रॉबिन्सन को तब समर्थन मिला जब स्वयं पीटर एफ ड्रकर ने ये तर्क दिया था कि विभिन्न व्यावसायिक उद्देश्य वाले उपक्रम में प्रबंध के ज्ञान, चातुर्य और दक्षता को गैर व्यावसायिक उपक्रम के उसी रूप में उपयोग में नहीं लिया जा सकता। अर्थात एक व्यावसायिक उपक्रम यानी कि बिजनेस से जुड़े लोग, और एक गैर व्यावसायिक उपक्रम यानी कि जैसे हमारा घर हुआ, जैसे धार्मिक या मंदिर ट्रस्ट हुए, इनमें मैनेजमेंट एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि इनके उद्देश्य अलग अलग हैं। हमारा उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, जबकि एक व्यावसायिक उपक्रम का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। एक सेवीय संस्थानों का उद्देश्य समान नहीं होता, एक व्यावसायिक संस्था का उद्देश्य सेवा संस्था से अलग होगा। तो यहाँ पर जब उद्देश्य अलग अलग है तो मैनेजमेंट भी उसी के आधार पर किया जाएगा, क्योंकि जिन्हें लाभ प्राप्ति करनी है वो लाभ के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट और नियोजन करेंगे, और जिनका कार्य सिर्फ सेवा करना है वो उस कार्य को ध्यान में रखकर प्लानिंग करेंगे। तो दोनों चीजें समान नहीं होती। तो इस तरीके से पीटर एफ ड्रकर का तर्क भी रॉबिन्सन को पूर्ण समर्थन देता है कि प्रबंध सार्वभौमिक है, मैनेजमेंट तो सबको करना है, लेकिन प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्रबंध के कोई भी सिद्धांत किन परिस्थितियों में लागू समान रूप से हो रहे हैं या कब लागू नहीं हो रहे हैं? तो इसके लिए भी 3 कारक महत्वपूर्ण होते हैं। पहला तो होता है देश और संगठन की संस्कृति कैसी है, दूसरा है किसी भी संगठन का उद्देश्य क्या है, और तीसरा है संगठन का प्रबंधकीय दर्शन क्या है। तो
अब पहला आता है देश या संगठन की संस्कृति। चूंकि प्रत्येक देश की संस्कृति अलग अलग होती है, इसलिए प्रबंध के सभी सिद्धांत सभी देशों में समान रूप से तो लागू नहीं किए जा सकते। केवल यही नहीं, प्रत्येक संस्कृति में उप संस्कृतियां भी होती हैं, इसलिए एक ही देश के दो संगठनों की संस्कृति भी अलग अलग हो सकती है, जो प्रबंध के सिद्धांतों को प्रभावित करती है। इसलिए प्रबंध को संस्कृति परक माना गया है। इसका मानना है कि प्रबंध के सिद्धांत सांस्कृतिक सीमाओं से बंधे हुए हैं, और जिसको लेकर कई विद्वानों ने तर्क भी दिए हैं, जैसे कि रिचमैन और फार्मर ने कहा था कि यदि किसी देश के सांस्कृतिक, धार्मिक और पारस्परिक मान्यताएं बहुत ज़्यादा कड़ी हैं, तो वहाँ प्रबंध की आधुनिक तकनीकें लागू नहीं की जा सकती। यह हमने भी देखा है, भारत में कई जगह रीति रिवाज बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता भरी हुई है, काफ़ी ज़्यादा जड़ें जमी हुई हैं। तो ऐसे में जो नवीन तकनीकें हैं मैनेजमेंट की, नए जो सिद्धांत हैं, नए नियम हैं, उन्हें जल्दी से वहाँ एक्सेप्ट कर पाना सहज नहीं होता, तो वहाँ पर वो सिद्धांत समान रूप से लागू नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा और भी कारण है, जैसे कि जो सिद्धांत और विचारधाराएं एक देश की संस्कृति में उपयुक्त भी है और उपयोगी भी है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे देश की संस्कृति में भी उतनी ही उपयोगी भी हो और अनिवार्य भी हो। यह हमने भी देखा है कि भारतीय संस्कृति कितनी अलग है, इसकी सोच कितनी अलग है, जबकि पाश्चात्य संस्कृति कितनी अलग है, तो दोनों में समान रूप से मैनेजमेंट कर पाना आसान नहीं है। भारत में कई तरीके की संस्कृतियां पनप रही हैं, कई धर्म, कई जाति पनप रहे हैं, तो ऐसे में भारत का मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल अलग है बाकी देशों से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सबको समान अधिकार देते हुए चल रहे हैं। हमारे संविधान ने भी सबको धर्मनिरपेक्षता का अधिकार दिया है, अपने धर्म अपनाने का अधिकार दिया है, तो फिर यहाँ पर उनको सभी को समान रूप से लेकर चलना एक जटिल कार्य है, जटिल प्रक्रिया है। सभी को एक साथ लेकर चलना, तो फिर यहाँ का मैनेजमेंट भी अन्य देशों की अपेक्षा अलग ही है। संस्कृति के बाद में उद्देश्य भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जो संगठन प्रबंध के सिद्धांतों को प्रभावित करता है। उद्देश्य, संगठन के उद्देश्य किस प्रकार प्रभावित करते हैं, हमने देखा है कि सभी अलग अलग क्षेत्र के संगठनों के उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं, सभी के उद्देश्य समान तो बिल्कुल नहीं होते। जैसे कि एक व्यावसायिक संगठन और एक गैर व्यावसायिक संगठन, मैंने बताया, एक सेवा के उद्देश्य से स्थापित संस्था और एक व्यवसाय के उद्देश्य से स्थापित संस्था के उद्देश्य अलग अलग होंगे। एक लाभ कमाना चाहता है, एक सेवा करना चाहता है। यहाँ तक कि दो व्यावसायिक संगठन के उद्देश्य में भी अंतर होगा। तो जब इन दोनों के उद्देश्यों में भिन्नता है, तो भिन्नता के कारण प्रबंध के सिद्धांतों के प्रयोग में भी भिन्नता आएगी। जैसा कि पीटर एफ ड्रकर ने भी कहा है कि व्यावसायिक संगठनों के सिद्धांत और दक्षताओं को गैर व्यावसायिक संगठनों में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि व्यावसायिक उद्देश्य वाले उपक्रम के प्रबंध के ज्ञान, चातुर्य और दक्षता को गैर व्यावसायिक उपक्रम में उसी रूप में उपयोग में लाया जाए, यह भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि सभी के सिद्धांत अलग हैं, सभी की तकनीकें अलग अलग होंगी। अब एक कपड़ा व्यापारी और एक मैकेनिकल फर्म, दोनों में बहुत अंतर होगा। एक रासायनिक क्षेत्र से जुड़ी हुई संस्था और एक कपड़े के उद्योग से जुड़ी हुई संस्था या खाद्यान्न क्षेत्र से जुड़ी हुई संस्था, दोनों के उद्देश्य और तकनीकों में अंतर होगा, तो फिर उनका प्रबंधन करने का तरीका भी अलग अलग होगा, क्योंकि उनका क्षेत्र अलग है, उनका व्यवसाय अलग है, उनके व्यवसाय के उद्देश्य अलग है, उनके व्यवसाय की प्रकृति अलग है। तो इतना कुछ जब भिन्न है, तो फिर प्रबंध के सिद्धांत समान रूप से लागू नहीं होंगे। लेकिन हाँ, ये तो समानता है कि दोनों प्रबंधन जरूर करेंगे, लेकिन सिद्धांत समान रूप से लागू नहीं होंगे दोनों में। तीसरा कारक है संगठन का प्रबंधकीय दर्शन। प्रबंधकीय दर्शन में उन मान्यताओं और विश्वासों को सम्मिलित किया जाता है जिनके आधार पर किसी संगठन का प्रबंधन किया जा रहा है। संगठन में प्रबंधकीय दर्शन उच्च स्तर प्रबंधकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। चूंकि विभिन्न संगठनों का प्रबंधकीय दर्शन अलग अलग होगा, इसलिए उनके प्रबंध के सिद्धांत भी अलग अलग होंगे। जैसे कि एस के भट्टाचार्य ने एक शोध के उपरांत निष्कर्ष निकाला था कि भारत के पेशेवर प्रबंधित तथा परिवार प्रबंधित कंपनियों के प्रबंध सिद्धांतों में भिन्नता पाई जाएगी। यानी कि हमने देखा था कि एक हिंदू अविभाजित परिवार है, जिसमें एक परिवार के सभी लोग संचालन कर रहे हैं और उसी परिवार के सदस्य ही कार्य करते हैं, मैनेजमेंट भी उसी परिवार के सदस्य द्वारा किया जाता है, तो उनका दृष्टिकोण भिन्न होगा। बल्कि एक साझेदारी फर्म या किसी ऐसी फर्म जिसमें बाहर से किसी व्यक्ति को
एक दक्ष व्यक्ति को, या ऐसे बोले कि एक शिक्षित या डिग्री धारक को हमने पेशेवर प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया है और वो हमारे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य कर रहा है, उनके दृष्टिकोण में भिन्नता पाई जाएगी। इसके अलावा प्रबंधकीय सिद्धांतों और प्रबंधकीय व्यवहारों में भी भिन्नता पाई जाती है, जिस कारण इनमें समान सिद्धांत समान रूप से लागू नहीं हो पाते। तो ये भिन्नताएं प्रबंधकीय दक्षता, गुण, कार्य निष्पादन, परिणाम, नियोजन, निर्णय विधियां, प्रबंधकीय रीतियां और नियंत्रण में के संबंध में होती हैं। यानी कि ये भिन्नताएं इन सब में पाई जाएगी। नियंत्रण, कंट्रोलिंग, एक मेरी फर्म है, मैं चला रहा हूँ, मैं कंट्रोलिंग जिस तरीके से करूँगा, एक बाहर से आया व्यक्ति उस तरीके से कंट्रोलिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी की भी नियुक्तिकरण कर सकता हूँ, किसी को भी हटा सकता हूँ, लेकिन एक मैनेजर को पता है कि एक पेशेवर मैनेजर को ये पता है कि मुझे अगर अन्य व्यक्ति से कार्य करवाना है तो मुझे उसके साथ घुल मिल के रहना पड़ेगा। तो दोनों के व्यवहारों में भिन्नता आएगी, दोनों के दृष्टिकोण में भिन्नता आएगी। तो सभी कारकों का अध्ययन करने के बाद में यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रबंध सभी जगह व्याप्त है, सार्वभौमिक है, वो सभी को करना पड़ता है, लेकिन उसके सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है, वो सभी जगह समान रूप से लागू नहीं हो रहे, बल्कि वो तो परिस्थिति जन्य है, परिस्थिति के अनुरूप ही लागू होते हैं। अतः प्रबंध के ज्ञान के हस्तांतरण में निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना हमारे लिए जरूरी होता है। वो कौन कौन से तथ्य हैं? पहला तथ्य है, प्रबंध के वे सिद्धांत जो सार्वभौमिक हैं और मानवीय व्यवहार का प्रभाव नगण्य है, वो पूर्णतः हस्तांतरित किए जा सकते हैं, जैसे कि नियोजन के सिद्धांत, पूर्वानुमान के सिद्धांत। यहाँ पे इंसान के व्यवहार का फर्क नहीं पड़ता कि वो किस व्यवहार का व्यक्ति है या किस दृष्टिकोण का है। नियोजन के सिद्धांत समान रूप से लागू किए जा सकते हैं। पूर्वानुमान किस तरीके से लगाया जाए, यानी कि पूर्व परिस्थितियों को ध्यान में आपको रखना है, तो ये सभी को करना है। नियोजन किस प्रकार करना है, इसके सिद्धांत समान रूप से लागू किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे इंसान का व्यवहार प्रभावित नहीं करता, तो यहाँ पे इन सिद्धांतों को सार्वभौमिक माना जा सकता है। दूसरा आता है, प्रबंध के वे सिद्धांत जो मानवीय व्यवहार से प्रभावित होंगे, वो सार्वभौमिक नहीं कहलाएंगे और उन्हें हस्तांतरित भी नहीं किया जा सकता। हस्तांतरित करने के लिए देश और संगठन को ध्यान में रखना आवश्यक है, जैसे कि निर्देशन के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांत और नेतृत्व के सिद्धांत। अब कोई ऐसा देश है जहां पर विद्रोह ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पे नेतृत्व के सिद्धांत समान रूप से लागू करने आसान नहीं होंगे, अभिप्रेरणा के सिद्धांत भी समान रूप से लागू नहीं होंगे, और जो मान ही नहीं रहे अपने प्रबंधक की बात, उनका निर्देशन भी समान रूप से लागू नहीं होगा। जहाँ पे संतुष्टि कर्मचारियों की या अधीनस्थों की नहीं है, या वो मानवीय संसाधन जो संतुष्ट नहीं है, उनके लिए अभिप्रेरणात्मक और निर्देशन संबंधित सिद्धांत समान रूप से लागू नहीं किए जा सकते। उनके लिए अलग योजनाएं बनानी पड़ेंगी परिस्थितियों को देखकर। तो अब प्रश्न उठता है कि यदि प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं हो रहे हैं किन्हीं परिस्थितियों में, तो फिर वहाँ पे उनका हस्तांतरण किस प्रकार होगा, क्या तरीका होता है? यानी कि जहाँ पर इजी है या जो सिद्धांत सार्वभौमिक है उन्हें तो लागू करना आसान है, लेकिन जहाँ लागू करना आसान नहीं है वहाँ पर क्या किया जाए? तो आपको याद होगा, भारत में सती प्रथा प्रचलन में थी, लेकिन एक समाज सुधारक जिन्हें हम राजा राममोहन राय के नाम से जानते हैं, वो विदेशी संस्कृति के काफ़ी विद्वान थे, उसके बारे में जानते थे, विदेशी भाषाओं का भी उन्हें ज्ञान था। उन्होंने सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, नियम लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन एक भारतीय होते हुए, बचपन से देखते हुए उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्हें कैसे पता ये गलत है या सही है? ये उन्हें विदेशी संस्कृतियों के अध्ययन से पता चला। वहाँ की संस्कृति और वहाँ के नियमों को देखकर उन्होंने जब विश्लेषण किया, तोला, तब उन्हें पता चला कि कहीं कमी हमें भी है, तो हमें बदलना चाहिए। ठीक ऐसा ही होता है प्रबंध के सिद्धांतों को, यदि विपरीत परिस्थितियां हैं या अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि विकसित देशों के प्रबंध साहित्य का अध्ययन किया जाए और जो हमारे प्राचीनतम प्रबंध व्यवस्था थी उसकी भी शोध की जाए, ताकि उनका विश्लेषण करके हम देखें कि हमें कहाँ कहाँ थोड़ा बहुत या कहाँ ज़्यादा बदलाव करना है। दूसरा आता है कि अविकसित देशों के जो प्रबंधक हैं उन्हें विकसित देशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए, ताकि वो वहाँ की व्यवस्था देखकर वहाँ से सीखें और यहाँ पर लागू करने आसानी से लागू उन्हें किया जा सके। अगला आता है, विकसित देशों के प्रबंधकीय परामर्शदाताओं द्वारा एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो कम विकसित देशों में व्यवसाय करती हैं के व्रत अध्ययन द्वारा, यानी कि वो कंपनियां जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी, अभी भी कई विदेशी कंपनियां हैं जो यहाँ पर कार्यरत हैं,
उनका अध्ययन करते हैं, हम उनकी प्रबंधकीय व्यवस्था का अध्ययन करें, यदि कि वो दूसरे देश में भी सफल कैसे हो रही हैं, उनकी प्रबंधकीय व्यवस्था का अध्ययन करके हम आसानी से उन नियमों को लागू कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रबंध के यदि सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है, तो उन्हें लागू करने के लिए पहले उनका गहन अध्ययन करेंगे और अपनी परिस्थितियों का भी विश्लेषण करेंगे और उसके अनुरूप हम उनके साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने इसमें क्या सीखा प्रबंध की सार्वभौमिकता में, कि प्रबंध तो सभी जगह अनिवार्य है, प्रबंध के सिद्धांत परिस्थितियों के अनुरूप हमें थोड़े बहुत बदलने पड़ते हैं या उनका अध्ययन पहले हमें करना पड़ता है। प्रबंध की प्रकृति, तुम्हारा टॉपिक यहीं पर खत्म हो चुका है। हमने इसके सभी पॉइंट्स एक्सप्लेन कर लिए हैं अच्छे से, और मैंने पहले भी बताया था ये टॉपिक प्रबंध की प्रकृति इंपॉर्टेंट है, इसमें से निबंधात्मक क्वेश्चन बनते हैं, बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, तो इस पर पूरा फोकस करके चलो। जो भी दिक्कत आती है वो तुम्हारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो अपनी तरफ से पूरे नोट्स बनाकर चलते चलो ताकि रिवाइज करना आसान हो। तो डेली वीडियो अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको आंसर कर दिया जाएगा। और कंटिन्यूअसली वीडियोस आपको पोस्ट कर दी जाएंगी, अपलोड कर दी जाएंगी आपके लिए, जिससे आपकी स्टडी कंटिन्यू चले। आपके आरबीएससी में जितना भी है वो आपको विद एक्सप्लेनेशन करवाया जा रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए।